ओके, तो नोड क्या होता है? द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। देखो, कुछ ऐसा भी रीजन होता है, कुछ कुछ जगह पे एटम के अराउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। उस रीजन को बेसिकली हम क्या बोल देते हैं? नोड। उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं भाई? नोड। ठीक है, और इसको हम नोडल सरफेस भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोडल सरफेस। ठीक है भाई, इसको नोडल सरफेस भी बोल देते हैं। तो बेसिकली वो रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है? जीरो होती है, उसको हम नोड या नोडल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके की नोड होती है हमारे पास। ऐसा मान लो, नोड दो तरीके की होती है हमारे पास। एक तो होती है एंगुलर नोड, या फिर इसको हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं। एंगुलर नोड या इसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं। तो दूसरा है रेडियल नोड, और इसको स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एंगुलर नोड की वैल्यू एल के इक्वल होती है। जितनी एल की वैल्यू होगी उतनी ही एंगुलर नोड्स होंगे। जितनी एल की वैल्यू होगी उतनी ही एंगुलर नोड्स होंगे। ठीक है, और रेडियल नोड की वैल्यू या स्फेरिकल नोड की वैल्यू किसके इक्वल होती है? n माइनस एल माइनस वन। एक्चुअली में जो टोटल नोड्स जो होती हैं वो होती हैं, ऑब्वियसली वो किसके इक्वल होंगी? एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड के इक्वल। एंगुलर नोड और रेडियल नोड के इक्वल। एंगुलर नोड एल, रेडियल नोड एल, एन माइनस एल माइनस वन। तो टोटल नोड्स हो जाती हैं, यहाँ से एल से एल कट जाएगा, एन माइनस वन। टोटल नोड्स एन माइनस वन होती हैं। अभी मैं एग्जांपल जब कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें। टोटल नोड्स बेसिकली होती है एन माइनस वन। ठीक है, एंगुलर नोड होती है एल के इक्वल, और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो रेडियल नोड हो जाएंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी? एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है, ये होता है सी। अब देखो, अब वन बाय वन सब ऑर्बिटल्स के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम सब ऑर्बिटल्स के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो जस्ट सबसे पहले अगर मैं देखूं वन एस ऑर्बिटल के लिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं वन एस ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो देखो, वन एस के लिए अगर मैं देखूं, वन एस का क्या मतलब हुआ? कि फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल। ठीक है, वन एस का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब यहाँ मतलब एन की वैल्यू वन है, यहाँ पे एन की वैल्यू वन है। ठीक है, अब वन एस ऑर्बिटल में देखें तो एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है, तो एंगुलर नोड क्या होगी? इस पे जीरो होंगी। एल की वैल्यू जीरो होती है ना इसके लिए, तो एंगुलर नोड क्या होंगी? जीरो होंगी। अच्छा, रेडियल नोड जो है, रेडियल नोड की वैल्यू हमने अभी किसके इक्वल देखी? एन माइनस एल माइनस वन। तो एल की वैल्यू तो जीरो है। ठीक है, एन की वैल्यू पुट करोगे वन, वन माइनस वन हो जाएगा, तो रेडियल नोड भी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, क्योंकि एल की वैल्यू तो जीरो ही है ना एस ऑर्बिटल के लिए। एल की वैल्यू जीरो है, एन की वैल्यू वन है, यहाँ पे देख लो एन की वैल्यू वन है, तो यहाँ से रेडियल नोड भी क्या आ गई? जीरो। तो टोटल नोड्स भी क्या आ गई? टी एन, मतलब टोटल नोड्स भी आ गई जीरो। तो वन एस में कोई भी नोड नहीं प्रेजेंट होती। वन एस में कोई भी नोड नहीं प्रेजेंट होती। समझ के बात को? अब देखना टू एस। यस सर। एक बार टू एस देखना, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, ये वाला पार्ट। बोलो भाई। यस सर। यस। यस सर। ओके, तो अब देखो टू एस के लिए अगर मैं देखूं,
तो 2s के लिए एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा, क्या होनी चाहिए एंगुलर नोड की वैल्यू, बोलो। एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, जीरो ही होगी ना। एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी ना, वो तो जीरो ही रहेगी। हमने तो एन की वैल्यू चेंज की है, एन की वैल्यू 2 होगी। अब ये सेकंड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिट का ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब एंगुलर नोड तो अभी भी जीरो होगी, बट अगर तुम रेडियल नोड देखोगे तो वो फॉर्मूला फिर से लगाओगे एन माइनस एल माइनस वन, तो एल की वैल्यू तो जीरो ही है, तो 2 - 1 करोगे तो रेडियल नोड 1 हो जाएंगी और टोटल नोड्स भी कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो 2s में एक रेडियल नोड प्रेजेंट होती है, और एस ऑर्बिटल में कभी भी एंगुलर नोड होगी ही नहीं, एस ऑर्बिटल में कभी भी एंगुलर नोड प्रेजेंट होगी ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये नोड होती किस तरीके से, जस्ट सपोजिंगली बीच में यहाँ पे है न्यूक्लियस, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे फिर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है, कुछ खाली स्पेस आ जाता है, इमेजिन जस्ट बीच में यहाँ पे कुछ खाली स्पेस आ गई, या फिर इसको ऐसे अगर कंफ्यूज ना हो, मतलब ऐसे इमेजिन करो, ये खाली स्पेस आ गया। अब फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये बीच में जो स्पेस आया, दिस इज द रेडियल नोड, ये बीच में जो खाली स्पेस आया है, दिस इज द रेडियल नोड, दिस इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलता ही नहीं है। तो आगे फिर चलता जाएगा, आगे फिर है प्रोबेबिलिटी, कम कम है, वो वेरी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, बट कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है आगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी चलती जाएगी, ये तो चलती जाएगी, ठीक है। पर ये बीच में जो खाली रीजन आ रहा है, ये बीच में जो खाली रीजन आ रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, और यही क्या है हमारा रेडियल नोड, इसको स्फेरिकल नोड भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्फीयर, देखो एस ऑर्बिटल स्फीयर की तरह होता है, तो इमेजिन करो एक स्फीयर है, उस स्फीयर में एक बीच में ऐसा तुम काट दो पार्ट, एक बीच में ऐसा पार्ट काट दो, जैसे एक बॉल इमेजिन करो, स्फीयर की फॉर्म में एक बॉल है, बीच में एक ऐसा पार्ट काट दो तुम सेंटर से, जब तुम दूर दूर जा रहे हो, बीच में एक ऐसा पार्ट आ गया जहां पे कुछ है ही नहीं, जहां पे खाली है। सेम एज इसमें भी एक स्फीयर की तरह होता है एस ऑर्बिटल, बीच में एक ऐसा पार्ट आ गया, बीच में एक ऐसा पार्ट आ गया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, यही क्या है हमारा, दिस रीजन इज रेडियल नोड, या इसको स्फेरिकल नोड भी हम बोल सकते हैं। गॉट इट, ये तो Yes. होगी। हाँ, अब बात Yes. कर, Yes, sir. बात कर लेते हैं 2p के लिए, क्योंकि वन फर्स्ट ऑर्बिट में तो p ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 1p नाम की कोई चीज नहीं होती, ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, 1p नाम की कोई चीज नहीं होती फर्स्ट ऑर्बिट में, p ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमने क्वांटम नंबर से, ये सब चीजें तो हमें अच्छे से पता चल चुकी हैं, वन के लिए कोई भी p ऑर्बिटल नहीं होता, तो 2p होगा, 1p तो होता ही नहीं है। तो 2p अगर हम देखें, अगर हम 2p देखें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो 2p में एंगुलर नोड की वैल्यू Sir, one. 1 होगी, क्योंकि एल की वैल्यू 1 होती है, वेरी गुड। रेडियल नोड की वैल्यू निकालोगे n माइनस एल माइनस वन, 2 - 1 - 1, मतलब रेडियल Sir, नोड zero. जीरो आ गए, और टोटल नोड्स कितने आ गए भी, 1 आ गए, ठीक है। तो बेसिक अभी एंगुलर नोड एक आ गई है, तो अभी एंगुलर नोड भी हमें समझ आ जाएगी। एंगुलर नोड बेसिकली क्या है, एंगुलर नोड इज, इसको देखो नोडल प्लेन भी बोलते हैं, तो एंगुलर नोड एक प्लेन होता है, एक प्लेन होता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, एक प्लेन होता है, एक प्लेन हम पास करेंगे किसी ऐसे रीजन से जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। तो अभी मैं इसको तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, मैं 3D डायग्राम के जरिए भी तुम्हें समझाऊंगा कि ये प्लेन एक्चुअल में होता क्या कहाँ है। तो 2p इमेजिन करो, 2p में तो कोई एंगुलर नोड है, सॉरी, और कोई रेडियल नोड नहीं है। अब 2p में एंगुलर नोड होती कहाँ है, ये अपने आप में एक सवाल है कि 2p में एंगुलर नोड होती कहाँ है। तो अब मैं बताता हूँ p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कहाँ पे होती है। तो इमेजिन करो px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल अगर हम देखें तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। इस तरह से इमेजिन करो, दिस इज द एक्स एक्सिस, एक सेकेंड, दिस इज द एक्स एक्सिस,
एक सेकेंड, सही नहीं बन रहा है थोड़ा। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड तुम्हें पता ही होता है। ओके, तो इस तरीके से है पी ऑर्बिटल। और एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई थी कि ये तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जल्दी जल्दी में ऐसा बना देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, ये y जो z एक्सिस है, ये जस्ट तुम्हारे सामने आ रही है स्क्रीन जहां पे तुम देख रहे हो इस क्लास को। ये जस्ट इमेजिन करो, इस पॉइंट से तुम्हारी तरफ वो एक्सिस आ रही है स्क्रीन से बाहर निकलती हुई, वो z एक्सिस होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं एक प्लेन पास करूं यहाँ पे, YZ प्लेन जिसको मैं बोलूंगा, YZ प्लेन मतलब z एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग अगर एक प्लेन पास करूं जो जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे मैं हाथ वाथ थोड़ा अच्छे से दिखा नहीं सकता, बट यहाँ पे जैसे ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है, और यहाँ पे तुम्हारी तरफ एक एक्सिस आ रही है विच इज अ जेड एक्सिस। यहाँ से एक सीधा अगर प्लेन पास करते हो तुम, एक प्लेन यहाँ पे सीधा पास करते हो, ठीक है, तो उस प्लेन में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जीरो होती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, नोडल प्लेन। इसी को हम क्या बोलते थे, नोडल प्लेन बोल सकते हो या एंगुलर नोड बोल सकते हो, बात एक ही है। तो एंगुलर नोड इज अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा अच्छे से तुम्हें फील नहीं आया होगा, मैं ना तुम्हें वहां पे शो करता हूँ एक बार। जस्ट मेरे को एक सेकंड देना, मेरे को 3D इमेज ओपन करने दो, अगर मिलती है तो। जस्ट एक सेकंड, वहां पे अच्छे समझ आएगा। जस्ट एक सेकंड देना उसमें को। ओके, हाँ भाई देखो, देख रहे हो सबको। Yes, sir. तो इमेजिन Yes, px और px ऑर्बिटल इमेजिन करते हैं, दिस इज अ px ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके का ऑर्बिटल है, इसमें हाथ नहीं आ रहा, हाँ। यहाँ पे ये सीधा यहाँ पे ओहो इसको रोकना, हाँ। यहाँ पे देखो, सीधा यहाँ पे एक प्लेन रखूंगा, सीधा यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ बीच में खाली स्पेस है ना बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है ना, yes, sir. दो पार्ट से ब्रेन के, और ब्रेन को बीच में खोल दिया गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो एक रेड ब्रेन है, एक ब्लू ब्रेन है, तो बीच में देखो बिल्कुल एक खाली स्पेस आ रही है। ये जो खाली स्पेस है बीच में, यहाँ पे एक सीधा प्लेन पास होगा ना, जिसको हम वाई जेड प्लेन बोल सकते Yes, हैं, sir. क्योंकि वो किस किस एक्सिस के अलोंग है, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो वो जो वाई जेड प्लेन है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। साफ दिख रहा है तुम्हें जीरो है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखो और बढ़िया लगेगा। देखो, बीच में जो वाई जेड प्लेन है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो दिख रही है ना, तो Yes, वो sir. क्या है, एंगुलर। वो क्या है, एंगुलर है। Yes, sir. समझ आ गया ना। और बाद में किसी और ऑर्बिटल में भी चेक कर सकते हो। अगर मान लो तुम पी वाई ऑर्बिटल में चेक करो, तो पी वाई ऑर्बिटल में वो जो एंगुलर नोड होगा वो कौन से प्लेन में होगा, बताओ। Sir, X. एक्स और जेड, एक्स और जेड No, के sir, no, sir. अगर पी वाई ऑर्बिटल है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग तो पी X. ऑर्बिटल है, Yes, sir. वाई एक्सिस के लॉन्ग तो पी ऑर्बिटल है। और बची तुम्हारी एक्स और जेड एक्सिस, तो वो जो प्लेन है वो एक्स और जेड एक्सिस के लॉन्ग ही तो होगा। Yes, sir. समझ आ रही है बात है, इमेजिन कर लो इसको इस तरीके से। ठीक है, और बचा पी जेड, ये हो गया पी जेड। पी जेड में बताओ वो प्लेन किसके लॉन्ग होगा, Sir, X or Y. एक्स और X, वाई, Y. क्योंकि तीनों तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना, वो प्लेन एक्स और वाई के लॉन्ग होगा, साफ दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ इस तरीके से भी देख सकते हो, वो प्लेन एक्स और, ये आई थिंक मेरे को वो खुल गया पी एक्स वाला ही, हाँ। पी जेड खोलना था ना, हाँ ये रहा पी जेड। देख रहे हो एक्स और वाई के लॉन्ग, ये जो यहाँ से बीच में प्लेन पास करोगे एक्स और वाई के लॉन्ग, दिस इज द नोडल प्लेन। गॉट इट, समझ आ गया सबको। Yes, sir. चलें वापस, Yes, sir. फिर आएंगे यहाँ पे डी ऑर्बिटल जब स्टार्ट होगा। ओके ठीक है, तो दिस इज द नोडल प्लेन। तो यहाँ पे बीच में, ये जो बीच में यहाँ पे प्लेन है, बीच में ये वाला सरफेस है जो बीच में, दिस इज द नोडल प्लेन। ठीक
ठीक है, ये जो बीच में प्लेन है, बीच में, दिस इज द नोडल प्लेन। इस एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वाई जेड प्लेन बोल सकते हैं इसको, वाई जेड प्लेन। ओके, गॉट इट। और इसको ये वाला पार्ट मिटा दूं, लिख लिया। जस्ट सेकेंड। तो अब देखो पी वाई में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिख लो नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, मैं बनाऊंगा नहीं बार बार, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। और वेयर एज पी जेड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। समझ गए भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं, मान लो 3p की बात करूं, ये तो होगा 2p, अगर मान लो मैं 3 की बात करूं, 3p की, तो 3p में बोलो एंगुलर नोड बताओ। सर वो वन ही सर होंगी, उतना ही आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। वो तो वन ही आ जाएगा, वो तो फिक्स्ड है। और वेयर एज रेडियल नोड निकालूंगा तो n माइनस एल माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। रेडियल नोड वन आ जाएगी, और टोटल नोड्स कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। टोटल नोड्स आ जाएगी, टू आ जाएगी। अब इसमें एक रेडियल नोड भी है, और एंगुलर नोड तो हमेशा वन ही होगा, वो तुम्हें फील आ भी रही होगी कि पी ऑर्बिटल है तो एक ही प्लेन होगा। कोई भी पी ऑर्बिटल उठा लो, वेदर इट इज पी एक्स, वेदर इट इज पी वाई, पी जेड, कोई भी पी ऑर्बिटल उठाओ, उसमें एक ही नोडल प्लेन आएगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। बट रेडियल नोड जो है, वो रेडियल नोड तो कहाँ पे आएगा भाई, बीच में यहाँ पे कहीं आएगा। देखिए अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं तो इस तरीके से अगर है, तो बीच में ऐसा यहाँ पे खाली स्पेस आएगा जो कि रेडियल नोड होगा। इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा फील आएगा तुम्हें। जैसे कि मान लो, इमेजिन करो जस्ट, ये मतलब एक्यूरेट स्ट्रक्चर मत मानना इसको, जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ इसको। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। बट बीच में ये जो खाली स्पेस आ रहा है, दिस इज द रेडियल नोड। समझ आ रही है ना बात? ये जो बीच में खाली स्पेस आ रहा है, ये क्या है भाई, रेडियल नोड है। गॉट इट? ये क्या है, रेडियल नोड है। यस सर। समझ आ गया ना? यस सर। तो ये स्फेरिकल नोड होगा, जो रेडियल नोड होगा वो तुम्हें समझ आ गया, और वो ये प्लेन वाला केस सीन होगा। ठीक है, तो चलो ये वाली कहानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, अब डी का भी एक इमेजिन कर लेते हैं, डी का भी कर लेते हैं एक इमेजिन। इतना लिख लो पूरा, इतना लिख लो पूरा, हो जाए तो हैंड रेस कर दो। फिर एक डी वाला भी इमेजिन करते हैं। इसमें हो गया भाई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। नेक्स्ट देखते हैं डी ऑर्बिटल के लिए। तो फॉर एग्जांपल सीधा 4D की ले लेते हैं एग्जांपल, 4D ऑर्बिटल के लिए। तो बताओ एंगुलर नोड
2 होंगे बिकॉज एल की वैल्यू 2 होती है। 2 रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 तो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, 2 + 1 = 3 हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी हमें एक बार देखना पड़ेगा कि एंगुलर नोड कहाँ कहाँ होते हैं। ये तो समझ आ गया कि एंगुलर नोड 2 तो होंगे, तो 1 बाय 1 देखते हैं एंगुलर नोड होंगे कहाँ कहाँ, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो dxy ऑर्बिटल। dxy ऑर्बिटल किस तरीके का होता है, अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये होता है dxy ऑर्बिटल। किस तरीके का होता है, एक्सिस के इस तरीके से बीच में होता है, यस सर। बिटवीन द एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से इमेजिन करोगे तो दो प्लेन है, दो प्लेन है। पहला प्लेन एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस यहाँ पे तुम्हारे बाहर आ रही है स्क्रीन की तरफ, ठीक है। पहला प्लेन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन के लॉन्ग अगर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है ना। वाईजेड प्लेन के अगर लॉन्ग देखोगे सीधा यहाँ पे जो प्लेन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। और एक्स जेड प्लेन देखोगे, अगर एक्स, ये तो हो गया वाई जेड एक सीधा आ रहा है, और एक्स जेड यहाँ पे, यहाँ से स्क्रीन से सीधा यहाँ पे आएगा जो पास होगा, इस लाइन के लॉन्ग जो पास होगा, वहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0। तो ये प्लेन हो गया और ये प्लेन हो गया, एक्स जेड और वाई जेड दोनों प्लेन के लॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा मतलब कर पाऊँ इमेजिन, तो एक प्लेन तो यहाँ पे आएगा, एक प्लेन यहाँ पे आएगा और एक प्लेन यहाँ पे आएगा। ये प्लेन हो गया तुम्हारा वाई जेड प्लेन, ये हो रहा है एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो टू नोडल प्लेन्स है, टू नोडल प्लेन्स है, एक्स जेड प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं देखूं, अब अगर मैं डी एक्स वाई हो गया, अगर डी वाई जेड में देखूं, तो डी वाई जेड में क्या चेंज होगा, उसमें भी दो प्लेन्स आ जाएंगे ऐसे ही, यहाँ पे एक्स की जगह जेड हो जाएगा। तो उसमें जो दो नोडल प्लेन्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, बता सकते हो क्या, बोलो। डी वाई जेड में कौन कौन से आएंगे दो प्लेन, बोलो भाई। सर एक्स जेड और वाई जेड। एक्स एक्स जेड और वाई जेड तो इसमें आया ना, ये वाई जेड उठाया मैंने, वाई जेड में कौन, वही देखो, इसकी जगह मैंने एक्स जेड और एक्स वाई। इसकी जगह मैंने, अब y की जगह मैंने, हाँ y की जगह मैंने z कर दिया। तो अब x एक्सिस तुम्हारे सामने से आ रही है, x एक्सिस सामने से आ रही है, तो एक ये क्या हो गया, y x प्लेन, ठीक है। और ये एक तो x z ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्लेन क्या कौन सा हो जाएगा, y x प्लेन। दूसरा प्लेन कौन सा हो जाएगा भाई, x z प्लेन, ठीक है भाई, समझ गए। और सेम एज डी एक्स वाई डी वाई जेड, और एक कौन सा बचा, डी एक्स जेड। डी एक्स जेड में कौन कौन से आ जाएंगे ये भी बता दो अब। सर एक्स वाई जेड वाई। एक्स वाई प्लेन और जेड वाई प्लेन, ओके। तो ये तो समझ के तुम लोग, ठीक है। एक बार ना इसको वहां पे देखते हैं और बाकी भी देख लेते हैं इसके साथ ही, एक सेकंड देना मेरे को। ओके, एक सेकंड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और देखना चाहता था, 1s 2s, मैं तुम्हें 2s दिखा सकूं, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 2s दिख रहा है बीच में नोड, ये 2s ऑर्बिटल है, बीच में रेडियल नोड दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस बीच में, दिस इज द रेडियल यस नोड, सर। यस सर।
ये 3s है, 3s में 2 रेडियल नोड आएंगे ना, 3s में 2, क्योंकि एंगुलर नोड तो s ऑर्बिटल में होता नहीं है, 3s में 2 रेडियल नोड आएंगे। तो ध्यान से देखना। अब ध्यान से एक चीज इसमें और ऑब्जर्व करो, एक चीज मैं तो और ऑब्जर्व कराता हूँ इसमें। देखो पहले बिल्कुल न्यूक्लियस के पास जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, देख रहे हो, वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा पॉइंट्स जो हैं ये काफी ज्यादा डेंस है। फिर एक नोड आ गया, फिर नोड होने के बाद वो पॉइंट्स जो आ रहे हैं उनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है ना, थोड़ी सी कम हुई है। उसके बाद फिर एक नोड आया है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो फिर एक नोड आया है यहाँ पे, और उसके बाद तो डेंसिटी और कम हो गई है, और कम होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब नोड आता जाता है तो डेंसिटी भी कम होती जाती है। पहले सबसे ज्यादा डेंसिटी है, फिर नोड आया थोड़ी कम हुई, फिर नोड आया थोड़ी कम हुई, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो यस तुम्हारे सर। 2 नोड्स आ गए तुम्हारे, ठीक है। पी में मेरे हिसाब से होगा नहीं, ये क्या हो गया, सेकंड। इसमें मुझे लग रहा है वो नहीं दिया हो। चलो कोई बात नहीं। अब डी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले तो देखो डी एक्स वाई में दिख रहा है ना साफ प्लेन, एक ये वाला प्लेन जो सीधा यहाँ पे जा रहा है, दिस इज ये प्लेन, और एक ये प्लेन। दोनों प्लेन के अलोंग, ये वाला सीधा प्लेन और ये वाला प्लेन, दोनों प्लेन के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। एक्स जेड और वाई जेड, यस सर। ठीक है। ऐसे तुम डी वाई जेड में देख लो, डी वाई जेड में भी ऐसे 2 प्लेन दिख रहे हैं तुम्हें साफ, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे, क्या यहाँ पे तुम्हें कोई प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे? ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या इसमें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बताओ, बोलो भाई। ध्यान से देखो, ये बीच में जो क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, और ये जो बीच में दिख रहा है ना, यहाँ पे खाली स्पेस तो है बीच में, यहाँ से एक प्लेन अगर मैं पास करूँ, से एंटर पे। यहाँ पे अब ये प्लेन मोटा पतला भी हो सकता है, तो प्लेन तो पास हो जाएगा ना यहाँ से भी। तो यहाँ से एक प्लेन पास करूं और यहाँ से एक प्लेन पास करूं, तो वो भी 2 एंगुलर नोड्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं तुम्हें, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसमें भी 2 एंगुलर नोड्स है। अब यहाँ पे देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा, डी जेड स्क्वायर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ना सर बीच में है। बीच में है, यहाँ पे ना बीच में देखो, ये बीच में खाली दिख रहा है ना, खाली दिख रहा है ना बीच में, यहाँ बीच में ना, यहाँ भी इसमें ना 2 कॉनिकल कॉनिकल सरफेसेस होते हैं, 2 कॉनिकल नोडल सरफेसेस होते हैं इसमें। तो एग्जैक्ट प्लेन नहीं होता, पर 2 कॉनिकल नोडल सरफेसेस होती हैं। इस तरीके से इमेजिन करो कि बीच में अगर तुम यहाँ से सेंटर से इस तरफ जा रहे हो, तो ये जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, ये कॉन की तरह नहीं बन रहा, अगर तुम देखोगे बिल्कुल सेंटर से और यहाँ तक जाओगे, अगर सेंटर से यहाँ तक जा रहे हो, तो बीच में ये खाली स्पेस है, देख लो ये बीच में खाली स्पेस है, तो ये कॉन की तरह नहीं बनेगा अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे। और सेम एज नीचे भी अगर तुम देखोगे, तो सेंटर से यहाँ पे अगर देखो तो ये खाली स्पेस है, ये रिंग और इस गोले के बीच में, ये सेंटर से लेके यहाँ पे खाली खाली सरफेस है जो कि कोन की तरह बन रहा है। फील आ रही है, बोलो भाई, फील आ रही है? तो यस सर। ये इसमें 2 कॉनिकल सरफेसेस होते हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0, जस्ट एज इमेज, एक तुम पेपर का कौन बना लो, ठीक है, और इसको इसके बीच में फिट कर दो किसी तरीके से, तो वो जो सरफेस है पेपर वाला, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो बीच में तुम्हें गैप दिख रहा है कौन के सरफेस की जैसा, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, ठीक है। तो बाकी तो इसमें देखो, मेन तो अगर तुम एक बार तुम्हें पता चल जाए कि हाँ 2 सरफेसेस होते हैं इसमें, बाकी तो चीजें हो ही जाती हैं, बस एक बार तुम्हें इमेजिन करवाना था कि फील आ जाए तुम्हें। तो अगर यहाँ पे तुम डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र देखोगे, तो इसमें भी 2 नोडल सरफेसेस होते हैं, 2 नोडल प्लेन्स, ठीक है। कौन कौन सी, एक एक
मतलब इसको अगर बना के मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक बार इसको बना लेते हैं। वाई एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे बीच में एक प्लेन यहाँ पे आएगा, सॉरी तो ये सही नहीं बनेगा मेरे से, फिर भी ट्राई करता हूँ। तो एक प्लेन यहाँ पे आएगा बीच में, अब इसका नाम तो क्या ही देंगे, बस तुम्हें पता होना चाहिए, बीच में आता है इस तरीके से, बिटवीन वाई और एक्स एक्सिस वाला, और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है यार, इसमें ना क्या होता है ना, पेन टैब से बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ गए ना तुम, बस वही में इतने काम है। ठीक है, तो टू नोडल प्लेन्स, बस इमेजिन तो तुम्हें हो ही चुका है, इसको ढंग से बना लेना। ठीक है, मेरे से थोड़ा अच्छा नहीं बना, बना लेना ढंग से। मैं यहाँ पे बस एक लाइन मार देता हूँ, समझ गए। और बचा एंड में डी जेड स्क्वायर, डी जेड में क्या होता है, टू नोडल कॉनिकल सर्फेसिस, कॉनिकल सर्फेस। ओके, ये हो गया तुम्हारा नोड और मॉडल प्लेन वाला खत्म। क्लियर हो गया, कोई डाउट रहा इसमें किसी को, कोई नो डाउट किसी सर। को, क्लियर। इसको बनाओ थोड़ा बहुत और फिर आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हो जाए तो हैंड रेस करके बता देना, ठीक है। हो गया, बोलो भी हो गया। यस सर। ठीक है, हैंड रेस कर दिया करो ना जब हो जाता है तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तुम मान लो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम पूरा केमिस्ट्री के हिसाब से बोलो तो, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही अगर आती तो ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमें आएगी ही नहीं। ठीक है, और बाकी भी ऑर्गेनिक के भी काफी कुछ चीजें इससे क्लियर होती हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन में भी आए ना आए उसके कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा आगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, सो इसमें हमें अलग अलग पहले रूल्स पढ़ने हैं तीन, फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो फर्स्ट सबसे पहला जो रूल है, ठीक है, इसमें अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो फर्स्ट सबसे पहला रूल होता है पॉलीज एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पहला रूल है। ये रूल क्या बोलता है, नो टू क्वांटम, सॉरी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, no two electrons have have same set of all four quantum numbers, all four quantum numbers। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते।
ठीक है, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के नहीं हो सकते। क्योंकि क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है, एक सेट, वन सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली एक किसी इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ पे। वो एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमें बताता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन इस सिटी के, इस कॉलोनी कॉलोनी के, इस हाउस के रूम नंबर इसमें रहता है। ये हमें एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हें रूम के बारे में बता देता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें हाउस के बारे में बता देगा। ठीक है, फिर वो सिटी के बारे में बताएगा। वो एज सच मैंने सब चीजें तुम्हें बताई थी। तो एक सेट ऑफ नंबर एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के, प्रॉपर एड्रेस के बारे में बताता है। तो उसी एड्रेस में दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकता है? तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी नहीं हो सकते। एक आध चीज का फर्क होना ही चाहिए, एक आध चीज का फर्क होना ही चाहिए, क्योंकि वो सेम जगह पे दोनों नहीं रह सकते। तो पहला ये प्रिंसिपल था पॉलीजेक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये चारों चीजें सेम ना हो जाए किसी के भी लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है। तो 4s ऑर्बिटल का मतलब कि चौथे ऑर्बिट का जो s ऑर्बिटल है, तो इसमें अगर देखेंगे तो n, l, m और s, चार क्वांटम नंबर। इमेजिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 4s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए n की वैल्यू ऑब्वियसली 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 मान लो, s की वैल्यू 0 ही होगी, m की वैल्यू भी, सॉरी, s की वैल्यू क्या हो जाएगी मान लो प्लस हाफ है, प्लस हाफ है। तो अगर इसका, इसमें अब देखो एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है इस ऑर्बिटल में। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो सेम होगी, l की वैल्यू सेम होगी, m की वैल्यू सेम होगी। तो s की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी माइनस हाफ। तो एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों वैल्यूज ये होंगी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एनएलएम की वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम होगी, बट एस की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। देखो इन दोनों के लिए भी ये वैल्यू सेम नहीं होगी। वो दोनों थे सेम ही ऑर्बिटल में थे, हाउस उनका सेम था, बट रूम नंबर अलग अलग था। ठीक है, तो सेम नहीं हो सकती चारों वैल्यूज। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे एक और तुम स्टार्ट डाल के पॉइंट लिख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in an orbital, maximum number of electrons in an orbital of an atom, of an atom, in an orbital of an atom is 2, is 2. These two electrons must have, these two electrons must have different spin quantum number. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन क्वांटम नंबर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ऑपोजिट साइन होना चाहिए। एक का अगर प्लस होगा दूसरे का माइनस होना चाहिए। डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर होना चाहिए अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो। ठीक है, ये चीज होगी। दूसरा दूसरा रूल है हंस रूल, सॉरी, हंस रूल। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इन रूल्स को ध्यान से याद रखना है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इस रूल का क्या मतलब है कि मान लो ऑर्बिटल्स हैं पर्टिकुलर शेल में, किसी पर्टिकुलर सब शेल में ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सेम एनर्जी है। ठीक है, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको पहले लिखा देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब शेल, orbitals of a particular subshell have same energy, have same energy, and these are known as, and
these are known as degenerate orbitals. degenerate orbitals का क्या मतलब? having same energy. जिन ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है, जिन जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो एक पर्टिकुलर सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जैसे कि पी ऑर्बिटल के 3 सबशेल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। ऐसे डी ऑर्बिटल के 5 सबशेल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड। जो पांचों सब डी डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उन पांचों की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, अब क्या है, इनमें हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, देखो इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, pairing of electron will start only after, will start only after when every orbital is, when every orbital is having, every orbital is having one electron, one electron, and spin of electron, and spin of electron are same in all the degenerate orbitals, in all the degenerate orbitals. देखो भी क्या बोलना चाह रहा है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 1 सेकंड रुको, बस 2 सेकंड लगेंगे इसको समझाने में। बस मान लो एक पी सबशेल है, इमेजिन पी सबशेल। तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तुम्हें पता ही है, मैंने 3 ऑर्बिटल्स लिख दिए यहाँ पे, पी एक्स पी वाई पी जेड। वो क्या बोल रहा है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले क्या करेंगे, पी एक्स वाई में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये जो साइन है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन को शो करने का तरीका है। और ऐसे ऐसे क्यों शो करते हैं, देखो 1 सेकेंड। ऐसे लिखने का मतलब, अगर मैंने सबको ऐसे ऐसे लिखा, मतलब इनका सबका स्पिन क्वांटम नंबर सेम है। ऐसे लिखने का मतलब कि इनका सबका स्पिन सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, सबका प्लस है प्लस है प्लस है। ठीक है, तो ये लिखने का, अब एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो डिफरेंट स्पिन के होते हैं ना, तो एक एक को ऐसे शो कर देते हैं, एक को ऐसे शो कर देते हैं, एक का प्लस ऑफ एक का माइनस ऑफ। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि पेयरिंग हम तभी स्टार्ट करेंगे जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया नहीं। मान लो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इस पी सबशेल में, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इस पी सबशेल में, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरना ही पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे। और मान लो मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मेरे को तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। जब 4 फिल करने होंगे तो 3 एक एक भर दिया, फिर चौथा यहाँ पे आएगा, फिर 5वां यहाँ पे आएगा, और फिर छठा यहाँ पे आएगा। ये मतलब है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ओनली आफ्टर एवरी ऑर्बिटल इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। और स्पिन इलेक्ट्रॉन का हर एक ऑर्बिटल में, डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों ऐसा नहीं हम कर सकते, इनको ऐसे नहीं लिख सकते हम कि मान लो एक को ऐसे लिख दिया, एक को ऐसे लिख दिया, एक को ऐसे लिख दिया। ये तीनों स्ट्रेट अप होने चाहिए, मतलब तीनों का स्पिन सेम होना चाहिए, तीनों इसी तरीके से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर जब नेक्स्ट हम फिल करेंगे तब ये ऐसे ऐसे फिल होगा। बोलो भी, समझ में आया? सर ऐसा कहने के पीछे उनका क्या रीजन था? उनका रीजन एक था, एक्सचेंज एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था, जो मैं तुम्हें अभी बाद में बताऊंगा। मतलब कुछ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना देना था कि अब मैं इसको पूरी अच्छे तरीके से तो बाद में बताऊंगा, बट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें। देखो एक्सचेंज एनर्जी बेसिकली क्या थी,
जब भी हमें पेयरिंग करानी होती है ना, मतलब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिट करने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन दो सॉरी एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को फिट करना होता है, मतलब पेयरिंग करवानी होती है। इसका मतलब होता है कि पेयरिंग करवाना। तो पेयरिंग करवाने के लिए ना एनर्जी यूज होती है। पेयरिंग जब हम करवाते हैं ना तो उसके लिए एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो एनर्जी अगर यूज होगी तो भाई ऑटोमेटिकली तो ऐसे पेयरिंग होगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कोई भी सब्सटेंस ऐसे थोड़ी करेगा कि जानबूझ के मतलब अपने आप को एनर्जी यूज करवाएगा। उसको तो वो चीज करनी होगी ना, कोई भी सब्सटेंस तो वो चीज करेगा ना जिसमें उसमें कम से कम एनर्जी खर्च हो, जिसमें उसकी कम से कम एनर्जी खर्च हो, ठीक है। तो वो सिंपली एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देते हैं। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आना होता है तब तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेसिकली चौथी यहाँ पे आ ही जाता है, ठीक है। बाकी इसमें एक्सचेंज एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं तुम्हें बाद में अच्छे से समझाऊंगा, पहले अभी इसको जस्ट ऐसे ही समझ लो, ठीक है। वो एक्सचेंज एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आएगा बाद में, तो उसमें थोड़ा और अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are not correct according to Hund's rule of maximum multiplicity, maximum multiplicity, ठीक है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, वैसे तो बहुत सिंपल सा ये टास्क है। फिफ्थ, बताओ भाई। नॉट करेक्ट बताना है अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सर डी और ई के अलावा सारे इनकरेक्ट हैं। डी और ई के अलावा, मतलब डी कौन तो सा, 4 और फोर्थ वाला? 5 के अलावा 4 और 4 और 5 के 5 अलावा, इसके अलावा यस सर, फोर्थ तो सर ठीक है। ठीक है। तो 4 तो साफ दिख रहा है करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिफ्थ भी करेक्ट है, ठीक है। सिक्स्थ भी करेक्ट है भाई, सिक्स्थ में क्या दिक्कत है? सिक्स्थ भी करेक्ट है। दो ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या, इलेक्ट्रॉन ही दो है तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यस सर यस सर दो यस। ही तो सिक्स्थ भी करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, पेयरिंग कैसे करवा दी, ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। सेवंथ में पहले पेयरिंग कैसे करवा दी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए था, गलत है। यहाँ पे स्पिन सबका सेम होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है। और इसमें क्या गलती होगी, ये स्पिन इसका गलत हो गया, ये भी इस तरीके से होना चाहिए था इस पे, ठीक है। या तो ये ऐसे होना चाहिए था, या तो ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी इसमें गलती होगी, ठीक है भाई।
तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन और लिखो। फॉर विच एलिमेंट, फॉर विच एलिमेंट Hund's rule, Hund's rule of maximum multiplicity of maximum multiplicity is applicable, is applicable। तो ऑप्शन लिख लो। ए हीलियम, बी बेरिलियम, सी बोरॉन एंड डी कार्बन। मतलब किसमें हमें इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा, किस एलिमेंट में इस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो भाई। अच्छा सॉरी सॉरी यार, ये क्वेश्चन, हाँ हाँ, इसमें गड़बड़ कर जाओगे तुम लोग। इसको रहने दो अभी, इस क्वेश्चन को, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी तुम्हें, तभी अभी तक जवाब भी नहीं आया। इसको रहने दो अभी, इस क्वेश्चन को करेंगे आफ्टर आप वो प्रिंसिपल पढ़ने के बाद। इस क्वेश्चन का भी फिलहाल रहने दो, आप वो प्रिंसिपल पढ़ने के बाद करेंगे, अभी ये कर भी नहीं पाओगे तुम्हें तुम। ठीक है, तो आप वो प्रिंसिपल देख लेते हैं। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है विच इज आप वो प्रिंसिपल। नेक्स्ट मिनट, अब ये क्या बोलता है, दिस इज यूज टू, this is used to build up, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेन चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब डिफाइन कर देगा पूरी तरह से, ये वाला जो रूल है। दिस इज यूज्ड टू बिल्ड अप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्ड अप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्डअप, उसको लिखने के लिए ये यूज होता है, ये वाला प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, electrons are filled in atomic orbitals, in atomic orbitals in increasing order of their energy, in increasing order of their energy। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है भाई एनर्जी के। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम, पहला इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल करेंगे, फिर उससे ज्यादा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे एनर्जी के। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे ऐसे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट विद लो एनर्जी लेवल, स्टार्ट्स विद लो एनर्जी लेवल। किससे स्टार्ट होगा, लो एनर्जी लेवल से स्टार्ट होगा। मतलब सबसे पहले सबसे कम एनर्जी लेवल वाले को फिल करेंगे, सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करें, फिर उससे ज्यादा, फिर से ज्यादा।
अब इसमें एक रूल होता है दैट इज n प्लस रूल, जो कि एनर्जी के लिए यूज होता है, n प्लस एल रूल। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिखो द रिलेटिव order of energy of various subshell in atom can be predicted with the help of n plus l rule, with the help of n plus l rule। तो अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, ठीक है। बट अब एनर्जी हमें पता कैसे चलेगी किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो एनर्जी हम चेक करेंगे n प्लस एल रूल से। दोनों क्वांटम नंबर्स है, n की वैल्यू और किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू को प्लस करेंगे, n की वैल्यू l की वैल्यू को प्लस करेंगे। जिसके लिए वो वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसके लिए कम उसकी एनर्जी कम, ठीक है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसके लिए, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी ज्यादा, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम उसके लिए एनर्जी कम। तो इस तरीके से हम एनर्जी का गैस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट चीज देखो यहाँ पे, द सबशेल विद लोअर the subshell with lower value of n plus l has lower energy and it should be filled first, and it should be filled, उसको हम पहले फिल करें। तो जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी, जिस सबशेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसके लिए एनर्जी कम, और उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको पहले फिल करेंगे, ठीक है। इट शुड बी फिल्ड फर्स्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, 3D है, 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू देखो, 3 प्लस डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, कितना आ जाएगा 5। और 4s अगर देखो n प्लस एल की वैल्यू, तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू s के लिए 0, तो 4s के लिए जो n प्लस एल की वैल्यू आई वो 4 आई। तो दैट मीन्स यहां से हमें क्या पता चला, 4s will be filled before 3D। देख रहे हो, 3D की जो एनर्जी हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ n प्लस एल वो 5 आ रही है। 4s की जो एनर्जी निकाली विद द हेल्प ऑफ n प्लस एल वो आ रही है 4। जिसकी एनर्जी कम वो पहले फिल होगा, दैट मीन्स 4s पहले फिल होगा 3D से। ये एक बड़ी अनोखी चीज है जो तुम्हें पहली बार पता चल रही है, ठीक है। ये हमें पहली बार पता चल रही है। हमने 10th में तो नॉर्मली KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते थे, पर अब यहाँ पे हमें दिख रहा है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे वहां पे हमें पता चलेगा भी 4s को पहले फिल करना पड़ेगा 3D से। दिस इज द थिंग। सेकेंड चीज जो इसमें है, इफ टू subshell have same value of n plus l then the subshell with lower value of n with lower value subshell with lower value of n has lower energy with the lower value of n has एक second with lower value of n has lower energy
and it should be filled first, and it should be filled first. ठीक है. सो इफ टू सबशेल हैव सेम वैल्यू, अगर दो सबशेल की सेम वैल्यू आ रही है n प्लस एल की, तो हम जिस सबशेल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी ज्यादा. तो ऑब्वियसली जिसके लिए n की वैल्यू कम उसको हम क्या करेंगे, पहले फिल करेंगे. उसको हम क्या करेंगे भाई, पहले फिल करेंगे. समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को, एनीबॉडी? नो सर। ठीक है, वेरी गुड. सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 3d ऑर्बिटल है, एक 4p ऑर्बिटल है. 3d के लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू देखूं तो 3 + 2 मतलब 5, और 4p के लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू देखूं तो 4 + 1 ये भी आ गया 5. तो दोनों के लिए सेम है, बट जिसके लिए n की वैल्यू कम उसको पहले फिल करेंगे. दैट मीन्स किसको पहले फिल करेंगे, 3d को. तो 3d विल बी फिल्ड, sorry, 3d will be filled before 4p. ठीक है, समझ आ गया? बोलो यहाँ तक. ठीक है, ये होगी चीज. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब इसमें ना एक मेमोरी मैप करते हैं जिससे तुम्हें याद हो जाएगी चीजें. वैसे तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी इसके लिए ये भी मिटाना पड़ेगा मेरे को. नहीं लिखा हो तो बता देना, लिख लिया है तो बहुत बढ़िया है. मेमोरी मैप, इसमें देखो इस तरीके से लिखो इसको, 1s 2s 2p 3s 3p 3d. ठीक है. देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, अगर तुम्हें याद हो. मतलब फर्स्ट शेल के लिए सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल. फर्स्ट. फिर सेकंड शेल के लिए एस ऑर्बिटल भी आ जाता है, पी ऑर्बिटल भी आ जाता है, और थर्ड शेल के लिए एस भी आ जाता है, पी भी आ जाता है, डी भी आ जाता है. ठीक है, थर्ड शेल के लिए. फिर अगर बात करें फोर्थ के लिए तो 4s 4p 4d, और फिर 4 के लिए एफ भी आ जाता है. 4 के लिए फिर एफ भी आ जाता है. देन फिर 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f. यहाँ तक रखो. अब देखो सबसे पहले हमने ना इसको इस तरीके से इसको बनाना है. सबसे पहले कौन सा फिल होता है, 1s फिल होता है. उसके बाद 2s फिल होता है. 2s के बाद फिल होगा 2p, फिर देन 3s. इस तरीके से है ना. n प्लस एल की वैल्यू देखो, इसके लिए सबसे कम 1 होगी, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 होगी, फिर इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू. इसको अगर तुम और अच्छे से बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो, अगर तुम्हें और अच्छे से याद रखना है तो. पहले ये फिल होगा, फिर यहां से आ जाओ वापस यहाँ पे, फिर 2s में फिलिंग होगी, फिर 2p, और 2p से फिर 3s. ठीक है. फिर यहां से आए इधर, फिर 3p 3p से फिर 4s. फिर समझ गए ना, फिर 4d 5s, फिर 5d. इस तरीके से याद रख सकते हो. फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ऐसे याद रखना पड़ेगा. एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं करती? नहीं, इसमें ना थोड़ा अजीब सा हो गया. इसको ना सीधा सीधा नॉर्मली बना देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो. इसको नॉर्मली सीधा सीधा बना देते हैं, या फिर ना इसमें पहले ये लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सीक्वेंस ऑफ फिलिंग, sequence of filling of atomic orbitals or increasing order of energy in
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे आएगा? सबसे पहले कम एनर्जी 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर आएगी 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, देखते जाओ n प्लस एल से, फिर 4s की, फिर 3d की, ठीक है, फिर 4p की, फिर 5s की, फिर 4d की, फिर 5p की, फिर 6s की, फिर 4f आ जाएगा, फिर 5d, 6p, 7s और लास्ट में 5f। यहाँ तक ही हमें जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके भाई, और इसी को मैं दूसरे मेमोरी मैप में लिख रहा था, तो उसमें भी एक बार लिख लेते हैं, जिससे तुम्हें याद रखने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और कुछ नहीं है, याद रखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो बना लो फिर से 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, नेक्स्ट 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, इसको 60 तक ही रखो, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, और फिर 7s, 7s, 7p, इतना बहुत है। तो सबसे पहले फिलिंग 1s में, उसके बाद 2s में, फिर 2p 3s में, 2p 3s, उसके बाद क्या आता है 3s के बाद क्या आता है 3p 4s, उसके बाद 3d, 3d 4p 5s आता है, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। ये एरो देखना, पहले ये फिल हुआ, फिर ये फिल हुआ, फिर 2p 3s फिल हुआ, फिर 3p 4s फिल हुआ, फिर 3d 4s, ऐसे एरो चल रहा है, फिर ये फिल हुआ, फिर 4d 5p 6s फिल हुआ, इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है, फिर ये वाला चला, और फाइनली तुम्हारा ये वाला आ गया। इस तरीके से फिलिंग चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। क्लियर हो गया बोलो? तो ये जितनी जल्दी हो सके याद कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है सब एलिमेंट्स की। तो कम से कम तुम यहाँ तक तो याद कर ही लेना किसी तरीके से, 5s 4d तक, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट याद हो जाए, उसके बाद ना भी हो तो कोई नहीं, काम चल जाएगा मेरा। अब देखते हैं हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स, हाउ टू फिल, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर 2s ऑर्बिटल, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। फिर मान लो 2p ऑर्बिटल है, 2p में तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, 2px 2py 2pz, 3 3 तो 6 आ सकते हैं 2p में। फिर देन 3s का नंबर है, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन 3p का नंबर है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 4s का नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 3d का नंबर है, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ जरा, d में 10। कितने? 10 आ सकते हैं, वेरी गुड। 10 ई में कितने आ सकते हैं? तो 3D में 10 आ गए। फिर बात आई 4p की, 4p में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। समझ गए ना? f में कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ गए? तो अब अलग अलग एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देते हैं, उससे हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अलग अलग एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, उससे हमारी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस होगी, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लो हीलियम की, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 1s2 खत्म हो जाएगा। सेकंड नियोन की लिखते हैं,
10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होगी 1s2 2s2 2p6 खत्म, 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, कॉन्फ़िगरेशन खत्म, 2p6। समझ गई। फिर थर्ड यस आर्गन 18, इसकी लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। समझ गए ना। अब मैं कुछ देता हूं, तुम खुद लिखोगे। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं कुछ लिखता हूँ, वो तुम खुद लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसकी, हमें बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। क्रिप्टन की लिखनी है, एटॉमिक नंबर 36 होता है। क्रिप्टन के बाद लिखो कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर 21, आयरन की एटॉमिक नंबर 26 और जिंक की एटॉमिक नंबर 30। करो, लिखो इन सबकी, जल्दी जल्दी लिख लो। हो गया। Yes, sir. लास्ट रह गया। Yes, sir. करो करो। Yes, sir. हो गया, डन। ठीक है, तो देखो क्रिप्टन के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरह से ना तुम्हें अच्छे से याद ही होनी चाहिए, वो जितनी बार लिख लोगे तुम्हें रट ही जाएगी, ऐसा कुछ तुम्हें दिक्कत नहीं। 4s2 3d10 और 4p6। 4p6 वेरी Six. गुड, वेरीफाई कर लेना सब लोग अपनी। कार्बन की तो बहुत सिंपल, 1s2 2s2 2p 2p2 1s2 2s2 2p 2p4 2p4। स्कैंडियम की यहाँ लिखें। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे, चलो एक बार स्कैंडियम की लिखते हैं फिर बताता हूँ। स्कैंडियम 21, तो 1s2 2s2 3p6, ओ सॉरी सॉरी 3 1s 2p6 2p6 देन 3s 3s2 3s2 3p 3p6 Six. 4s2 4s2 3d1 3d1. 4s2 3d1। वेरी गुड। अब देखो एक काम कर सकता हूँ मैं क्या, कि
देखो यहां से लेके यहां तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आर्गन की है, वो तो आर्गन की है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्कैंडियम 21 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन लिख दूं तो आर्गन अगर लिख दूंगा, आर्गन 18 अगर लिख दूंगा तो यहाँ तक पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी होगी, तो आर्गन लिख दिए चल जाएगा काम। फिर सीधा तुम लिख दो 4s2 3d1, आर्गन लिखने के बाद फिर लिख दो 4s2 3d1, काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हें क्लोरीन की लिखनी है, क्लोरीन 17 की, तो क्लोरीन 17 की कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसे लिखोगे। अब देखो यहां से लेके यहां तक किसकी आ रही है, नियोन की आ रही है। ऐसे केस में हम Yes, सिर्फ sir. नोबल गैसेस का यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे केस में हम सिर्फ नोबल गैसेस का यूज करते हैं, जो बीच में ऐसे करने के लिए यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटा लिखने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिखूंगा बार बार, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा। तो जो भी नियरेस्ट नोबल गैस आ रही है उसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पे आर्गन तो लिख नहीं सकता था, ऑब्वियसली आर्गन तक तो पहुंचे नहीं अभी, तो नियोन लिख देंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे 3s2 3p5, बात बन जाएगी अपनी। समझ गया? Yes, sir. ओके, यस सर। वेरी गुड। एक सेकेंड, और कौन सा बच गया इसमें हमारा, आयरन 26, तो आयरन की लिखो। तो आयरन में अब आयरन की वैसे लिखेंगे, सीधा मैं लिख दूं आर्गन, Yes, sir. फिर 3d6 और 4s2. 4s2 3d6, और जिंक की लिखनी है 30, तो यहाँ पे भी आर्गन लिख दो एंड 4s2 3d10। तो अब हर एक 10. कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसे लिख। अगर मान लो कोई 36 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो फिर तुम क्रिप्टन लिख दोगे पहले, क्रिप्टन लिख दोगे पहले, ठीक है, फिर जो आगे आएगा उसको लिख दोगे। समझ रहे हो, पहले क्रिप्टन लिख दोगे और फिर उस यस हिसाब सर। से जो भी आगे चलेगा तुम मेंशन कर दोगे उसको। क्रिप्टन जो है वो 4p6 तक खत्म हो रहा है, फिर आगे 5s से कंटिन्यू हो जाएगा, क्रिप्टन लिखते ही 5s से कंटिन्यू हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? Yes, sir. यस इस सर। इसमें अभी और भी कुछ चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी तुम घर पे प्रैक्टिस करना लिखने की अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो जिंक तक मैंने लिखाई है, मे बी गोल्ड की, सिल्वर की, सबकी लिखने की कोशिश करना, ठीक है, और Yes, sir. प्लेटिनम की, जो भी बड़े बड़े एलिमेंट्स की भी लिखने की कोशिश। उसमें जिनोन आ जाएगा कईयों में, जो नोबल गैस आ जाएगी, तो उसमें सबकी एक बार करके अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, सब एलिमेंट्स की लिखने की अच्छे से कोशिश करना। कोई भी रैंडमली एलिमेंट उठा लेना, जैसे जर्मेनियम की लिख दी, गैलियम की लिख दी, सीजियम की लिख दी, ठीक है, कोई भी रैंडमली एलिमेंट उठाते रहना और घर पे जितनी प्रैक्टिस हो करते रहना। एक बार अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अच्छे से कमांड बना लेना, क्योंकि ये अगर कमांड बन गई ना तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और हो सके तो, पता नहीं तुमने अभी तक पीरियोडिक टेबल, मैंने तुम्हें बोला याद करने के लिए नहीं, पर पीरियोडिक टेबल चैप्टर अब कराया सर ने या नहीं अभी? Yes, sir. चल Yes, रहा है. sir. चल रहा करा है. दिया शायद। हाँ हाँ, चल रहा है ना। तो उसमें ना पीरियोडिक टेबल अच्छे से रट्टा मार लो। रट्टा कैसे मारना है पीरियोडिक टेबल को, ऐसे डाउन द ग्रुप। तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, सल्फर के नीचे सेलेनियम आता है, ऐसे याद होना चाहिए। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है, तो डाउन द इस तरह से तुम्हें याद होना चाहिए। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। इवन की डी ब्लॉक भी, Yes, sir. एसपी सब, एफ ब्लॉक छोड़ देना, एफ ब्लॉक को छोड़ के एसपीडी। सबसे इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक, पहले तो पी ब्लॉक अच्छे से ऐसे याद कर लेना, फिर एस ब्लॉक के दोनों याद कर लेना, फिर बाद में डी ब्लॉक वाले भी याद करना। उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। हेल्प कैसे होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मेरे को एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, तो मैं उस ग्रुप के सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ये बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बट ये तुम याद जरूर रखना, याद करने की कोशिश करो, मतलब 5-6 दिन लगा के इसको याद कर लो, ठीक है। इसमें ना बहुत सारी ट्रिक्स व्रिक्स सिखाते हैं लोग, बहुत ट्रिक्स व्रिक्स होती हैं इसकी याद करने की, बट मैं किसी ट्रिक को ऐसे वो नहीं करता, बिना ट्रिक के ही याद करना, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक विक लगा के याद करने की कोशिश मत करना, वो भूल जाओगे। तो अच्छी ऐसे ही तुम्हें जब प्रैक्टिस करते जाओगे, बार बार चीजों को रिमेम्बर रखोगे, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ट्रिक विक से याद करने की कोशिश नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हें बहुत Yes, sir. हेल्प होगी ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडिक्ट करने में। मतलब पीरियोडिक टेबल अगर ऐसे याद है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडिक्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिडिक्ट करना, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, बहुत चीजें हेल्प हो जाती है। तो वो जरूर कर लेना, ठीक है। और आगे जो मैंने होमवर्क दिया वो भी कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।